नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी के क्या उद्देश्य होते हैं और एक देश के अंदर फिस्कल पॉलिसी की स्थायीकरण में क्या भूमिका रहती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो शुरू से लेकर के अंत तक इसको ध्यान से अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम राजकोषीय नीति के बारे में जानते हैं कि राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है। अगर आप सिंपल देखें तो राज का मतलब होता है राज्य या इसको आप कहेंगे सरकार, और दूसरा है इसका कोष। कोष का मतलब होता है धन। तो राज्य या सरकार के धन से संबंधित जो नीति होती है उसको हम जो राजकोषीय नीति कहते हैं। अब धन, एक तो आय होगी सरकार की और दूसरी सरकार का व्यय होगा। अभी आय के सरकार के पास में दो जरिए होते हैं, या तो सरकार टैक्स के द्वारा ये आय प्राप्त कर सकती है या सरकार जो ऋण से भी आय प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो एक देश की सरकार की जो राजकोषीय नीति है उस राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय से संबंधित नीति, सरकार की व्यय से संबंधित नीति और सरकार के ऋण से संबंधित नीति है, उसे ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। आज जैसे जैसे राज्य सरकारों के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि पुराने समय के अंदर राज्य का जो एक ही कार्य था शांति व्यवस्था और सुरक्षा, लेकिन वर्तमान में सरकार के जो कार्य हैं, राज्य के जो कार्य, उनमें बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिसमें कीमत स्थिरता है, रोजगार को बढ़ाना है, विकास है, आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करना, या किसी भी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो सब राज्य के हिस्से में आती है। तो जैसे जैसे सरकार के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है, अब वैसे वैसे जो है राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार जो भी इसके उद्देश्य हैं, डेवलपमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है संतुलन में करना है, ये सारे के सारे जो उद्देश्यों की पूर्ति है वो सरकार अपनी आय तथा व्यय की नीति से करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति जो इसका लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर राजकोषीय नीति की। जीके शो के अनुसार राजकोषीय नीति से हमारा अभिप्राय किसी भी उस निर्णय से है। इस निर्णय का संबंध किससे होगा? जिसका संबंध सरकारी व्यय के स्तर यानी सरकार के व्यय, ढांचे यानी सरकार किस प्रकार से व्यय करती है, कौन कौन से क्षेत्र के ऊपर व्यय करती है, किस किस मद में सरकार व्यय करती है, समय और कर भुगतान के भार, ढांचे तथा भुगतान की अवधि में परिवर्तन से है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें भी जो राजकोषीय नीति है उसका मतलब सरकार की आय, और सरकार की आय जो प्राप्त होती है करों के माध्यम से, उसका जो है क्या क्या भार पड़ता है, तो वास्तविक भार क्या है, उसका मौद्रिक भार क्या है, किस वर्ग के ऊपर क्या भार पड़ रहा है, यानी सरकार के व्यय के परिणाम स्वरूप जिन सुख सुविधाओं की एक देश के अंदर जो है व्यवस्था होती है या निर्माण होता है, या कर के माध्यम से जनता को जो कष्ट उठाना पड़ता है, उन सभी को मिला करके हम जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। अब हम राजकोषीय नीति के उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहला राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है वह पूर्ण रोजगार। किसी भी देश के अंदर रोजगार को बढ़ाने के लिए, जैसा कि केंज ने कहा था कि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना जरूरी है। जब तक मांग नहीं बढ़ेगी तब तक एक देश के अंदर कोई भी उत्पादक जो उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक जो है लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है उस राजकोषीय नीति की भूमिका जो है मांग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मांग को बढ़ाने के लिए सरकार जो अपने व्यय को बढ़ाती है, जब सरकार खुद एक्सपेंडिचर करती है तो उसके कारण जो है एक तो डायरेक्ट डिमांड होती है, दूसरा सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय बढ़ती है। जब सरकार व्यय करेगी तो लोगों के जेबों में पैसा जाएगा, जब उनकी जेबों में पैसा जाएगा तो वो जो है मांग करेंगे। तो इस प्रकार से मांग बढ़ेगी, मांग के बढ़ने से जो उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सरकार करों में भी कमी करती है। जब करों के अंदर कमी करती है तो इसके कारण लोगों के पास में व्यय करने के लिए इनकम पहले से ज़्यादा बचती है, क्योंकि पहले से ज़्यादा हिस्सा जो था सरकार के पास जा रहा था कर के रूप में। अब सरकार ने कर को कम कर दिया तो इसके कारण उनके पास में व्यय योग्य आय ज़्यादा बचेगी, तो वो ज़्यादा मांग करेंगे। इस साथ सरकार जो होती है वो पुराने ऋण लौटा देने
लौटा देती है, क्योंकि जब पुराने ऋणों को सरकार वापस करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, और सरकार जो है नया ऋण भी नहीं लेती है। इसी प्रकार से सरकार जो होती है इन्वेस्टमेंट भी करती है, और जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो इन्वेस्टमेंट के कारण जो है लोगों की आय कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, साथ में जो है रोजगार के जो है अवसर है वो भी पैदा होंगे, क्योंकि जब सरकार उद्योग धंधों में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके कारण ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है उसकी जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति का एक जो उद्देश्य है वो है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। नेक्स्ट, कीमत स्थिरता। किसी भी देश के अंदर कीमत परिवर्तित हो सकती है, या तो कीमतें बढ़ सकती है या कीमतों में कमी हो सकती है। तो पहली जो स्थिति है जब कीमत बढ़ रही है तो उसको अपन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो है राजकोषीय नीति को प्रभावी तरीके से लागू करती है। अब मुद्रास्फीति के अंदर जब कीमतें बढ़ रही होती है तो कीमतों के बढ़ने का कारण जो होता है वो डिमांड का बढ़ना होता है। अब डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड के बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है कि लोगों की इनकम बढ़ गई। तो ऐसे में सरकार अपनी राजकोषीय नीति को इस प्रकार से लागू करती है ताकि लोगों के पास जो इनकम है उसमें कमी हो, और जब उनके पास इनकम में कमी होगी तो मांग कम करेंगे, और जब मांग कम करेंगे तो उसके कारण कीमत स्तर में कमी आएगी। तो इस स्थिति में सरकार जो है अपने व्यय को कम कर देगी। जब सरकार व्यय कम करेगी तो उसके कारण लोगों की आय में भी कमी होगी। दूसरा, सरकार ऋण ज़्यादा मात्रा में लेती है। जब सरकार ऋण लेगी तो जनता के पास से ऋण लेगी, तो उसके कारण जनता के पास में जो मुद्रा है वो मुद्रा सरकार के पास चली जाएगी, उसके कारण मांग में कमी होगी। और करों को सरकार बढ़ा देती है। जब करों को सरकार बढ़ाएगी तो उसके कारण जो है लोगों के पास में जो है ऋण जो उपभोग योग्य आय है, जिसको आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, प्रयोज्य आय है, वो कम रहेगी। तो प्रयोज्य आय कम रहने के कारण जो है मांग के अंदर कमी आएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उस प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे तो उससे कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो सरकार को यहाँ पर जो लोगों की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाने चाहिए। तो इन सब तत्वों की वजह से, इन सब परिवर्तनों की वजह से अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आती है, और मांग के कम होने के कारण कीमत स्तर में भी कमी आती है। दूसरा, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा अस्फीति की स्थिति है, क्योंकि ये भी कीमत अस्थिरता का एक रूप है। जब कीमतें कम होने लगती है तो उसको हम जब मुद्रा अस्फीति कहते हैं। तो इस स्थिति के अंदर सरकार इसकी बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी अपनाती है। तो इस अवस्था के अंदर सरकार क्या करेगी? सरकार अपने व्यय में वृद्धि करेगी। सरकार जब व्यय को बढ़ाएगी तो लोगों के पास इनकम और ज़्यादा होगी, तो वो मांग ज़्यादा करेंगे, उससे कीमतें बढ़ेंगी। सरकार ऋणों में कमी करेगी, यानी ऋणों को वापस जनता को चुका देगी, तो उसके कारण लोगों के पास में इनकम जाएगी, और जब लोगों के पास में इनकम ज़्यादा जाएगी तो मांग भी ज़्यादा करेंगे। इसी प्रकार से टैक्स में भी कमी की जाती है। तो जब टैक्स कम होंगे तो लोगों के पास में इनकम ज़्यादा बचेगी एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिसके कारण मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के कारण कीमतों में जो कमी हुई है वो फिर से जो है बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार का जो एक उद्देश्य होता है वो कीमतों को स्थिर बनाए रखना होता है, क्योंकि जब कीमतों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही शुभ संकेत नहीं होते। विकास के लिए कीमतों के अंदर एक बहुत मामूली सी वृद्धि जो होती है वो पर्याप्त होती है। अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती है तो वो विकास में बाधा पैदा करती है, और अगर कीमतें कम होती है तो उसके कारण भी विकास में बाधा पैदा होती है। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता में कमी। राजकोषीय नीति का जो एक उद्देश्य है वो जो देश के अंदर आय का वितरण है उसमें समानता लाना है। इसके लिए सरकार क्या करती है कि प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। अब प्रगतिशील कर जब लगाए जाएंगे तो जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाएगा। तो जब उनसे कर की अधिक मात्रा वसूल की जाएगी तो एक तरफ उनकी इनकम कम होगी। अब जब सरकार ने प्रगतिशील कर लगाया तो सरकार की आय बढ़ी, और जो अमीर लोग थे उनकी इनकम कम हुई है। तो इसके कारण जो अमीरों की आय कम हुई है उस पैसे को सरकार जो होती है वो गरीबों के ऊपर खर्च करती है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। तो जिसके कारण जो निम्न आय वर्ग वाला लोग था, उन लोगों की जो इनकम है उसके अंदर वृद्धि होती है, और जब उसके अंदर वृद्धि होगी तो वो भी धीरे धीरे जो है उच्च आय वर्ग वाले क्षेत्र के अंदर वर्ग के अंदर आने लगते हैं। उनका जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि होने लगती है, और इस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो धन और आय का वितरण था उसकी असमानता में कमी आने
लगती है। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है कर की नीति का प्रयोग करती है, जिन लोगों की अधिक इनकम है उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाए। एक्सपेंडिचर की नीति का प्रयोग करती है कि जिन लोगों की इनकम कम है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए उनके ऊपर जो उस धन का व्यय किया जाए। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। किसी भी देश के लिए विकास की पहली शर्त होती है कि आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए, क्योंकि बिना आधारभूत ढांचे का विकास के हम उद्योगों का विकास नहीं कर सकते। और जब तक एक देश के अंदर औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक एक देश के अंदर आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो एक देश की सरकार जो होती है वो आधारभूत ढांचे पर काफ़ी ज़्यादा व्यय करती है, जिसके कारण जो है सरकार एक देश को जो है विकास में मदद मिलती है। क्योंकि जब आधारभूत उद्योग विकसित होंगे, आधारभूत उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग है, बिजली है, ऊर्जा के अन्य जो स्रोत है वो है, यातायात, संचार, बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं जो है वो आधारभूत ढांचे में आती है। तो इनके विकास के ऊपर जो है एक देश का विकास निर्भर करता है। इसके साथ ही सरकार जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है, और इन्वेस्टमेंट के कारण जो है पूंजी निर्माण बढ़ता है, और पूंजी निर्माण के कारण जो है वो एक देश के अंदर आर्थिक विकास होता है। इसी के साथ सरकार जो होती है निजी निवेशक जो होते हैं, निजी निवेशकों को भी जो है निवेश करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे भी आर्थिक विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा सरकार जो है अनेक समाज कल्याण की योजनाओं को भी लागू करती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, और जीवन स्तर में वृद्धि होना जो है वो विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक विकास करना है। आगे भुगतान शेष का संतुलन। पहले आप ये देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। एक देश के अंदर निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसको हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान शेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर जो 100 करोड़ का आयात निर्यात किया एक देश ने, लेकिन उस देश के अंदर जो आयात था वो 120 करोड़ का था। तो ऐसे में ये जो आयात है वो ज़्यादा है 20 करोड़, और निर्यात जो इसके मुकाबले कम है। तो इस अवस्था के अंदर जब एक देश का निर्यात कम होता है और उसके मुकाबले उसका आयात जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस समय एक देश का भुगतान शेष जो प्रतिकूल होता है, और प्रतिकूल भुगतान शेष जो होता है वो एक देश के लिए शुभ संकेत नहीं होता। तो इस स्थिति में सरकार जो होती है वो अपनी राजकोषीय नीति का प्रयोग इस प्रकार से करती है ताकि इस भुगतान शेष के को जो संतुलित किया जा सके। तो इस स्थिति में क्या ऑप्शन है हमारे पास में, ये देखिएगा, एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट। तो एक ऐसी नीति अपनाई जाए जिसके कारण एक तरफ तो एक्सपोर्ट में वृद्धि हो, दूसरी तरफ इम्पोर्ट कम होना चाहिए। तो इस अवस्था के अंदर सरकार क्या करती है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए यदि सरकार ने निर्यात के ऊपर कर लगा रखे हैं, तो जब कर लगाए जाएंगे निर्यात के ऊपर तो प्रॉफिट कम होगा, निर्यात से निर्यात की कीमत बढ़ेगी तो निर्यात कम होगा। तो ऐसे में सरकार को जो है करों को कम कर देना चाहिए। दूसरा, अगर आवश्यकता हो तो निर्यातकों को जो है सब्सिडी दी जानी चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिसके कारण वो ज़्यादा निर्यात करे। तो इससे एक तरफ निर्यात बढ़ेगा, दूसरा सरकार को निर्यात उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको जो है अनेक प्रकार की फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़े। दूसरा, आयात के ऊपर सरकार को जो है टैक्स बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जब आयात की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो उसके कारण आयात की जो मात्रा है वो कम होगी, और जब आयात की मात्रा कम होगी तो उसके कारण एक देश की अर्थव्यवस्था उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर जो है सुधार होगा। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है वो अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से आयात और निर्यात को जो है नियंत्रित करती है, और इसके अंदर सरकार वो पॉलिसी अपनाती है जिससे निर्यात के अंदर वृद्धि हो तथा आयात में कमी हो। इसके बाद है बुनियादी ढांचे का विकास या आधारभूत ढांचे का विकास। जब लोगों के कल्याण के लिए सरकार रेल, स्कूलों, बांधों, बिजली, सड़क जैसी परियोजनाओं पर खर्च करती है तो इसके कारण देश का जो बुनियादी ढांचा उसमें सुधार होता है, और किसी भी देश के अंदर एक मजबूत जो बुनियादी ढांचा होता है वो एक देश के विकास के लिए पहली शर्त होती है। तो इस प्रकार से जब बुनियादी ढांचे में, आधारभूत ढांचे में सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके कारण एक देश के अंदर विकास की क्षमता, विकास करने की योग्यता बढ़ती है, और साथ ही से विदेशी निवेश है वो भी आकर्षित होता है। तो जब बुनियादी ढांचा एक देश के अंदर मजबूत होगा तो उसके कारण एक देश के अंदर विकास की नींव भी मजबूत होगी। आगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी जो राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य होता है। यह राजकोषीय नीति की एक ताकत है कि
इसमें अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाने की शक्ति होती है। जब सरकार देश की आय में वृद्धि करना चाहती है, तब सरकार देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की दरों में वृद्धि कर देती है। जब जो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अंदर वृद्धि होगी, तो उसके कारण सरकार को जो इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त आय मिलेगी, और जब सरकार को पर्याप्त आय मिलेगी तो उसके कारण सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके कारण लोगों की इनकम उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार से कुछ अन्य उपाय भी होते हैं, जैसे करों की दरों में कमी करना अगर आवश्यक हो, कि यहाँ पर तो हमने देखा कि अगर जरूरी हो तो करों की दरों को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर जरूरत हो तो करों की दरों में कमी भी कर सकती है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि जब कर की दर बहुत अधिक होती है तो उसके कारण जो है लोग करों से चोरी करते हैं, और कर की जब चोरी होती है तो सरकार को पर्याप्त आय नहीं हो पाती। लेकिन अगर कर की दर कम होती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ईमानदारी से कर का भुगतान करना चाहता है, तो इसके कारण जो है सरकार को करों से ज़्यादा आय प्राप्त होती है, और उस आय का प्रयोग सरकार जो होती है लोगों की इनकम बढ़ोतरी में करती है। जैसे जो उद्योगों का निर्माण करना है या अन्य तरीकों से जो है इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा हो, और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन के साथ ही लोगों की जो है आय बढ़ेगी। संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकार के द्वारा देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। जैसे में नदियों में बांध का निर्माण करना, बिजली, स्कूल, सड़कों, औद्योगिक परियोजनाओं आदि का निर्माण करना। तो जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं हुआ है या कम हुआ है, उन क्षेत्रों को सरकार जो है ज़्यादा जो है वो आर्थिक सहायता देती है। उस क्षेत्र के अंदर सरकार जो उद्योग धंधों के ऊपर ज़्यादा व्यय करती है, और स्वयं जी भी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। तो इससे जो क्षेत्र पहले कम विकसित था, जो पिछड़ गया था विकास के मामले में, वो क्षेत्र जो आगे निकल जाता है। उस क्षेत्र के अंदर सरकार जो है हर प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो प्रदान करती है। जैसे भारत के अंदर जो कुछ राज्य है पिछड़े हुए हैं, उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है, और विशेष राज्य का दर्जा जिन को मिला हुआ है उनके अंदर सरकार जो होती है ज़्यादा बजट का हिस्सा व्यय करती है, जिससे उन राज्यों का विकास तेजी से होता है। तो इससे जो है उनके विकास में मदद मिलती है। इसके बाद है राजकोषीय नीति के उपकरण, कि अभी तक हमने देखा था कि जो राजकोषीय नीति है वो क्या होती है और राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजकोषीय नीति जो होती है उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो राजकोषीय नीति का पहला जो टूल है वो है टैक्स पॉलिसी, यानी सरकार की कर नीति। दूसरा सार्वजनिक व्यय की नीति, और तीसरा सार्वजनिक ऋण की नीति, और चौथा है घाटे की वित्त व्यवस्था। तो ये जो है 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि राजकोषीय पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं का प्रयोग करते हुए सरकार जो होती है, जो हमने ऊपर देखे थे राजकोषीय नीति के उद्देश्य, उन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो सरकार जो होती है 2 प्रकार की राजकोषीय नीति अपना सकती है, एक तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति, और दूसरा संकुचनकारी राजकोषीय नीति। तो सबसे पहले हम जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति की अवस्था में देखते हैं कि सरकार इन उपकरणों का कैसे प्रयोग करती है। विस्तारवादी जो नीति होती है उसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, वो प्रयास करती है जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो। तो जब सरकार मुद्रा की मात्रा एक अर्थव्यवस्था में बढ़ाना चाहती है, तो उस समय सरकार की जो पॉलिसी रहती है, राजकोषीय नीति रहती है, उसे हम जब विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। तो सबसे पहले कर की नीति के अंतर्गत सरकार क्या करती है, करों में कमी करती है ताकि लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा बचे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा हो। दूसरा सार्वजनिक व्यय की नीति है, इसमें सरकार जो होती है सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है, क्योंकि जब सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में ज़्यादा मुद्रा की मात्रा होगी। और तीसरा है सार्वजनिक ऋण नीति। इस अवस्था के अंदर सरकार क्या करती है कि सार्वजनिक ऋणों में कमी करती है, क्योंकि जब सरकार ऋण कम लेगी और पुराने ऋणों का भुगतान करेगी तो उससे जनता के पास में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्तर है वो ज़्यादा होगा। और घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो होती है अपनी आय से ज़्यादा व्यय करती है, यानी घाटे का बजट अपनाती है, और उस घाटे को सरकार जो है नए नोट छाप करके भी पूरा कर सकती है। तो इस प्रकार से विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत करों को कम किया जाता है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है, सार्वजनिक ऋण में कमी की जाती है, और घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है। आगे दूसरा संकुचनकारी राजकोषीय नीति।
संकुचनकार राजकोषीय नीति के अंदर बिल्कुल विस्तारवादी मॉडल जो विस्तार राजकोषीय नीति थी उसके ऑपोजिट मेजर्स अपनाए जाएंगे। कर नीति के अंतर्गत करों में वृद्धि की जाएगी ताकि लोगों के पास में मुद्रा की मात्रा कम हो, क्योंकि संकुचनकारी नीति का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था से मुद्रा का संकुचन करना है, मुद्रा की मात्रा को कम करना है। दूसरा सार्वजनिक व्यय नीति है। सार्वजनिक व्यय में सरकार कमी करेगी, क्योंकि जब कमी करेगी तो उससे लोगों के पास में मुद्रा कम जाएगी। सार्वजनिक ऋण की नीति। सार्वजनिक ऋण की नीति के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जाएगी, पुराने ऋणों को चुकाने में देरी की जाएगी और घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार नहीं अपनाएगी, बल्कि सरकार जो है बचत वाला बजट है वो अपनाएगी। यानी सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो जो है कम होगा और सरकार की जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो ये जो पॉलिसी है, इस प्रकार की नीति जिसमें करों की दरों में वृद्धि की जाती है, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक व्यय में कमी की जाएगी, सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाया जाएगा और बचत का बजट अपनाया जाएगा, तो उस स्थिति को हम जो संकुचनकारी राजकोषीय नीति कहते हैं। अब आगे आर्थिक स्थिरीकरण और राजकोषीय नीति। जब हम स्थिरीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि कीमतों में न तो कमी होनी चाहिए ज़्यादा और न ही कीमतों में ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार जो होती है वो राजकोषीय नीति को इस प्रकार से लागू करती है ताकि प्रभावी तरीके से मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सके और अपस्फीति तो उसको भी नियंत्रित किया जा सके। तो मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर सरकार जो है संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति तब आती है जब मांग का लेवल बढ़ता है। अब मांग का लेवल अगर अधिक है तो ऐसे में अगर मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो मांग कम हो जाएगी। तो संकुचनकारी जो है फिर राजकोषीय नीति अपनाई जाएगी। और अपस्फीति की अवस्था के अंदर जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि जब अपस्फीति होती है तो मांग कम होने की वजह से कीमतें कम हो रही होती है। तो इस स्थिति में अगर लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा करेंगे, उससे कीमतों में वृद्धि शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है। तो इसके अलावा अगर हम स्थिरीकरण की बात करते हैं तो स्थिरीकरण का संबंध जो होता है विनिमय दर में स्थिरता से भी होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति अपनाती है, किस प्रकार से मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति अपनाती है और किस प्रकार से राजकोषीय नीति को जो अपना करके जो विनिमय दर है उसमें स्थिरता लाई जा सकती है। तो पहले मुद्रास्फीति में राजकोषीय नीति। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए सरकार जो है वो राजकोषीय नीति अपनाती है, वो संकुचनकारी राजकोषीय नीति होती है। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी, क्योंकि जब सार्वजनिक व्यय कम होगा तो एक प्रत्यक्ष रूप से मांग कम होगी, क्योंकि सरकार व्यय करती है वस्तुओं और सेवाओं पर ही करती है। तो जब सरकार ने व्यय किया तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हुई। दूसरा, जब सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करती है तो लोगों की इनकम में भी कमी होती है, तो उससे इनडायरेक्टली भी जो है डिमांड में कमी आती है। दूसरा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसके कारण लोगों के पास में मुद्रा की मात्रा कम होगी और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो उससे मांग कम होगी, मांग के कम होने से कीमतों में कमी हो जाएगी। इसके बाद सरकार को पुराने ऋणों को चुकाने में देरी करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देरी से मुद्रा जनता के पास में पहुंचेगी मांग में उतनी कमी आएगी। तो ऐसे में सरकार जो पुराने ऋण सरकार ने ले रखे हैं उनका भुगतान करने में देरी करनी चाहिए। इसके बाद है सरकार को करों में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कर अधिक मात्रा में लगाती है तो लोगों के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, प्रयोज्य आय होती है, वो कम बचती है और जब लोगों की प्रयोज्य आय में कमी आती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांग है उसमें भी कमी आती है। तो सरकार को ये पॉलिसी भी अपनानी चाहिए। आगे मुद्रा का जो है अति मूल्यन करना चाहिए। अति मूल्यन का मतलब होता है कि सरकार जो है जानबूझ करके विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है। जैसे सपोज कि $1 जो 75 रुपये का है, अब सरकार क्या करती है जो है वो 65 रुपये का कर देती है कि $1 का मूल्य जो भारतीय रुपए में 65 है। तो उसकी वजह से क्या होगा, भारत की मुद्रा का अति मूल्यन हुआ है कि अब भारत की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। भारत की मुद्रा जो है डॉलर में मजबूत हुई है, क्योंकि पहले डॉलर खरीदने के लिए 75 रुपये व्यय करने पड़ते थे, अब केवल 65 रुपये में आप वो डॉलर खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब भारत की करेंसी मजबूत हुई है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब अति मूल्यन किया जाता है तो इससे जो है आयात में वृद्धि होती है। अब आयात में वृद्धि होगी तो एक तरफ जब विदेशों से वस्तुएं ज़्यादा आएंगी
तो उसके कारण जो है वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ने से कीमतें कम होंगी। दूसरी तरफ इससे निर्यात महंगे होने के कारण निर्यात में कमी होती है, और जब निर्यात में कमी होगी तो एक प्रकार से मांग में कमी है, क्योंकि निर्यात किया जा रहा है वो हमारे देश की वस्तुओं की मांग ही तो है, और मांग कम होने के कारण जो है कीमत स्तर जो होती है उसके अंदर भी कमी आने लगती है। तो इसके कारण जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार को बचत वाले बजट की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बचत वाले बजट जब सरकार अपनाएगी तो उसके कारण सरकार का व्यय जो होगा वो उसकी आय से कम होगा। जब सरकार का व्यय आय से कम होता है तो उसके कारण मांग में कमी आती है, और मांग में कमी होने के कारण कीमतों में भी कमी होने लगती है। इसके बाद आयात करों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि जब आयात करों में कमी की जाएगी तो उससे आयात में वृद्धि होगी, और आयात के बढ़ने के कारण जो वस्तुओं और सेवाओं की कमी की वजह से कीमत बढ़ रही थी वो कीमत जो कम होने लगती है। इसके अलावा निर्यात करों में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि जब निर्यात कर बढ़ेंगे तो उसके कारण निर्यात में कमी आएगी, और निर्यात जो है एक प्रकार से हमारे देश की वस्तुओं सेवाओं की मांग है, तो उनके अंदर जो कमी होने से कीमत स्तर में भी कमी आने लगती है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर इस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे एक और मांग में कमी हो और दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं की जो पूर्ति है वो देश के अंदर होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है और कीमत स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, मुद्रा अस्फीति की अवस्था में राजकोषीय नीति। मुद्रा अस्फीति की अवस्था को दूर करने के लिए एक देश के अंदर विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। तो इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि अस्फीति का जो मुख्य कारण होता है वो मांग में कमी होता है। तो जब सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा तो इसके कारण जो है मांग बढ़ेगी, क्योंकि जब सरकार ने व्यय किया तो सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करती है, तो उससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जितना ज़्यादा व्यय करेगी वस्तु और सेवाओं की मांग उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ जब सरकार व्यय करेगी तो लोगों की इनकम में वृद्धि होगी, और जब लोगों की इनकम में वृद्धि होगी तो वो भी जो है वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा मांग करेंगे, तो इसके कारण मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि शुरू हो जाती है। दूसरा, सार्वजनिक ऋणों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर सार्वजनिक ऋण सरकार ने ले रखे हैं तो सरकार को उन ऋणों का जब भुगतान करना चाहिए। सरकार जब ऋणों का भुगतान करेगी तो उसके कारण जो जनता के पास में इनकम है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जनता को वापस भुगतान कर दिया तो उनके पास मुद्रा बढ़ गई, और उसके कारण जो वो ज़्यादा मांग करेंगे, और जब ज़्यादा मांग करेंगे तो उसके कारण कीमतों में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है, सरकार को पुराने जो ऋण है उन ऋणों को चुकाने में देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये कि सरकार को नए ऋण नहीं लेने चाहिए, और दूसरा सरकार ने ऋण ले रखे हैं तो उस ऋण को जो चुका देना चाहिए, क्योंकि जब सरकार ऋण का भुगतान करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण जो है मांग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, करों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कर कम करेगी तो उसके कारण लोगों की जो प्रयोज्य आय है वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा प्रयोज्य आय होगी अर्थव्यवस्था के अंदर मांग का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से करों में कमी करने से मांग बढ़ेगी, और मांग के बढ़ने के कारण जो है कीमत स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए, क्योंकि जब अवमूल्यन किया जाता है तो उसके कारण जो होता है वो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि एक देश के अंदर जब मुद्रा अवमूल्यित होती है तो उसके कारण कीमत स्तर में कमी होती है, और कीमत स्तर विदेशी देशों के लिए हमारे देश की वस्तुएं सस्ती हो जाती है। कीमत स्तर का मतलब कि विदेश वाले वस्तु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि पहले जो डॉलर था 70 का था, अब अवमूल्यन के कारण डॉलर का मूल्य रुपए में बढ़कर के 80 हो गया है। इसका मतलब भारत की मूल्य मुद्रा वो उसका अवमूल्यन किया गया है, उसकी कीमत कम हो गई, उसके मूल्य में गिरावट आई है। तो पहले जो $1 में पहले वो क्या करते थे, 70 का सामान खरीद पाते थे, और वही $1 में 80 रुपये के बराबर सामान खरीद पाएंगे। सपोज कि पहले 10 रुपये किलो कोई सामान था तो $1 में 7 किलो सामान खरीद पा रहे थे विदेश वाले, अब वो 8 किलो सामान खरीद पाएंगे। तो इसके कारण जब अवमूल्यन किया जाता है तो जब ये सस्ता सामान लगता है तो उसके कारण जो है एक्सपोर्ट बढ़ता है। उसी प्रकार से जब अवमूल्यन किया जाता है तो उसके कारण जो है आयात की कीमतें बढ़ने लगती है, कि पहले हम जो 70 रुपये में $1 का सामान खरीद लेते थे, अब अवमूल्यन के बाद उसी $1 का सामान खरीदने के लिए हमें जो 80 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो उससे कीमत स्तर बढ़ गया। तो इस प्रकार से आयात का मूल्य बढ़ेगा तो आयात में कमी होगी।
तो जब आयात में कमी होगी तो उसके कारण जो है हमारे देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि पहले हम वस्तुएं विदेशों से मंगवा रहे थे। अब हम जो है अपने देश की वस्तुएं खरीदेंगे, और जब निर्यात में वृद्धि होगी तो विदेश वाले हमारे देश की वस्तुओं की मांग करेंगे। तो दोनों ही तरीकों से जो है घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से कीमत बढ़ती है। इसके बाद है सरकार को घाटे वाले बजट की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जब सरकार घाटे की बजट नीति अपनाती है तो उसके कारण सरकार का व्यय उसकी आय से ज़्यादा होता है, और इसको पूरा करने के लिए सरकार जो है नए नोट छपवाती है। जब सरकार नए नोट छापेगी तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मांग बढ़ती है, और मांग के बढ़ने से कीमत स्तर में वृद्धि होती है। आगे है कि आयात कर जो होते हैं उनको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब आयात कर बढ़ेंगे तो आयात महंगे होंगे, इससे विदेशी वस्तुओं की बजाय घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। दूसरा, निर्यात करों में कमी की जानी चाहिए। जब निर्यात कर कम किए जाएंगे तो उसके कारण विदेशों में हमारे वस्तु जो वो सस्ती होगी, और उसके कारण विदेशों में हमारी वस्तु की मांग बढ़ेगी, इसके कारण कीमत स्तर में वृद्धि होगी। समुद्रीकरण सरकार को अपनाना चाहिए कि सरकार को जो है इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिसके कारण जो है प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे, कि सरकार को एक ऐसा निवेश करना चाहिए जिसके कारण जो निजी निवेशक है वो भी निवेश करने के लिए प्रेरित हो। तो अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। कीमत समर्थन नीति, अगर कीमतें बहुत कम हो जाती है विशेष रूप से एग्रीकल्चर के अंदर, तो सरकार को वहाँ पर कीमत समर्थन नीति अपनानी चाहिए, कि सरकार को जो है न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि उस न्यूनतम मूल्य से कम जो है मांग के कम होने पर भी कीमत ना होने पाए। तो इससे भी सरकार जो होती है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की अवस्था में इस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे एक तरफ मांग में वृद्धि हो, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है राजकोषीय नीति और विनिमय दर स्थिरता। विनिमय दर में स्थिरता के लिए जरूरी है कि आयात और निर्यात में समानता हो। जब एक देश का आयात और निर्यात समान होगा तो उस अवस्था के अंदर जो है विनिमय दर स्थिर रहेगी। यदि इसमें असमानता है तो फिर विनिमय दर में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आयात और निर्यात में समानता के लिए सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसके कारण निर्यात बढ़े तथा आयात कम हो। तो इसके लिए सरकार को जो है आयात के ऊपर कर अधिक लगा देने चाहिए। जब सरकार आयात के ऊपर कर ज़्यादा लगाएगी तो आयात महंगा होगा, और आयात महंगा होने के कारण आयात में कमी आएगी। इसी प्रकार से यदि निर्यात जो उसको बढ़ाना है तो सरकार को निर्यातकों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जिसके कारण निर्यात बढ़कर के आयात के बराबर हो जाएगा और विनिमय दर में स्थिरता आ जाएगी। इसके साथ ही सरकार को जो प्रतिस्थापन उद्योगों के विकास को भी लिए भी अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन उद्योग जो होते हैं वो विदेशी आयात का प्रतिस्थापन करते हैं। पहले जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे उनका उसी देश के अंदर उत्पादन होने लगता है, तो इसके कारण भी आयात में कमी होने के कारण विनिमय दर उसमें स्थिरता आती है। और इसके अलावा विदेशी निवेशकों को अपने देश में उत्पादन करने के लिए जो वो आकर्षित करना चाहिए। तो जब एक देश के अंदर विदेशी निवेश ज़्यादा होगा तो उसके कारण एक देश के अंदर जो है पूंजी आएगी, और विदेशी पूंजी जो एक प्रकार से निर्यात के समान होती है, तो इससे जो है निर्यात जो वो आयात के बराबर हो जाएगा। अब हम असेसमेंट देखते हैं कि अभी तक हमने जो किया है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनका आपको जवाब देना है। पहला है राजकोषीय नीति से क्या अभिप्राय है। दूसरा, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं। और तीसरा, राजकोषीय नीति किस प्रकार एक देश में स्थायीकरण या कीमत स्थिरता में सहायक होती है। इसी के साथ अपने टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।